नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया और आज फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी हो गई है। यानी 26 में ही 27 में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, इसका ब्लूप्रिंट लगभग सामने आ चुका है। अगर इस ड्राफ्ट लिस्ट की बात करें तो यूपी में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट चुके हैं। कुल 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची सामने है। यानी 12,55,00,000 वोटर्स ही 27 का फैसला करेंगे। इस एसआईआर से पहले यूपी में 15,44,00,000 वोटर थे, जिसमें से अब 2,89,00,000 वोटर्स का नाम हटा दिया गया है। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ से 12 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब जब ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ गई है तो उन सीटों पर चुनौतियां बढ़ गई हैं जहां हार जीत का मार्जिन बेहद कम था, क्योंकि हर सीट पर वोटर्स के नाम कटे हैं। ऐसे में 27 के चुनाव में गुणागणित किसका बनेगा, किसका बिगड़ेगा, इसका बहुत हद तक अंदाजा इस ड्राफ्ट लिस्ट से मिल सकता है। अगले 1 महीने तक शिकायतों के लिए वक्त जरूर है, लेकिन बिहार इस बात का उदाहरण है कि इस 1 महीने की शिकायतों और आपत्तियों के बाद जब फाइनल लिस्ट जारी होगी तो तस्वीर बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन क्या वाकई में अखिलेश यादव के वोटर्स बटे हैं या नुकसान यहां भारतीय जनता पार्टी को हुआ है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। आज मुकाबला में जो मेरे सवाल हैं वो आपके सामने रख देते हैं। सवाल ये है कि यूपी में किसके ज्यादा वोट कटे, कौन अपने वोटर्स को बचाने में कामयाब रहा, किसे नफा और किसे नुकसान यूपी में हो रहा है। सवाल ये कि क्या 27 के नतीजों की झलक आज की इस फाइनल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दिख गई है? इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और रोहित अग्रवाल, आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजीज खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। ये ड्राफ्ट लिस्ट में देख रही थी, एसआईआर हो गया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई, शोर सबसे ज्यादा विपक्ष ने बनाया, लेकिन जो वोटर लिस्ट है वो बता रही है कि जो आपका गढ़ है, जो आपकी सीटें, वहां सबसे ज्यादा नुकसान हो गया वोटर्स का। ऐसा तो नहीं, ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आपके लिए चुनौती बनकर आ गई? चलिए, कम से कम प्राची जी, शुरुआत में विपक्ष ये तो मान रहा है कि पूरा का पूरा एसआईआर का जो प्रोसेस है वो सच्चा है, वो भारतीय जनता पार्टी या सरकार का समर्थन करने या उसके फायदे के लिए नहीं है। तो पहली बात तो आज ये मान ली जाए कि अगर आज के बाद में विपक्ष ने ये कहा कि एसआईआर का प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि जो धूल है वो इनके चेहरे पे, और ये सिर्फ आईना साफ करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम पहले से ही कहते हुए आए हैं कि एसआईआर का एक्सरसाइज जो है वो देश के हित में है, क्योंकि कोई भी अगर फर्जी वोटर है या किसी की भी मृत्यु हो चुकी है, कोई बाई चांस इलीगल घुसपैठिया भी घुसा हुआ है, या कोई व्यक्ति अगर आज कहीं और रह रहा है, पहले कहीं और रह रहा था, तो ये एक अपडेशन, एक ग्रेजुअल एक्सरसाइज है। परंतु इस देश के विपक्ष ने अपने परिवारवादियों की जनता विरोधी हार को छिपाने के लिए एसआईआर को मुद्दा बनाया। तो भले कहीं हम जीते या कहीं हम हारे, एसआईआर की एक्सरसाइज हम नहीं करते, चुनाव आयोग करता है, और हम चुनाव आयोग की प्रणाली में पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं। अगर हमें लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो हम फॉर्म 6, फॉर्म 7 के जरिए उस आपत्ति को दर्ज कराते हैं। परंतु आज मैं अखिलेश यादव को एक्सपोज करना चाहूंगा, क्योंकि ये जनवरी 16, 2025 की एक न्यूज रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, जब एसआईआर की एक्सरसाइज शुरू भी नहीं हुई थी, और तब समाजवादी पार्टी कही थी कि उत्तर प्रदेश के वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर हटने चाहिए। एसआईआर की एक्सरसाइज का अनाउंसमेंट अक्टूबर में हुआ था। तो क्या आज अखिलेश यादव देश से माफी मांगेंगे कि उन्होंने फालतू में झूठा एक पूरा प्रपंच करा, और राहुल गांधी बनाते बनाते कम से कम अखिलेश यादव ने अपने वर्कर्स को ग्राउंड पर उतार तो दिया, और वो सजग हो गए। उनको चीटिंग की इतनी चिंता थी कि वो सजग हो गए, और नुकसान आपको हो गया। अब देखिए ना, सुनिए, लखनऊ में 12,01,38 वोट कटे हैं। अब लखनऊ किसका गढ़ है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। प्रयागराज में 11,56,305 वोटर्स कट गए हैं। प्रयागराज किसका गढ़ है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। ये किसके वोटर कट रहे हैं? नुकसान तो नहीं हो जाएगा भंडारी जी आपको? प्राची जी, आज का शो आपका रिकॉर्ड करिएगा, और मेरी उम्मीद है कि जब उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के नतीजे आएंगे तब जरूर इस शो को प्ले करिएगा। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा मार्जिन
के साथ में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगी। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आज अखिलेश यादव ये बात माफी मांगेंगे कि उन्होंने एसआईआर के ऊपर राहुल गांधी का फर्जी आरोप, झूठा आरोप, वोट चोरी का समर्थन किया? आप तो सिर्फ लखनऊ की बात कर रहे हैं, प्रयागराज के अंदर हमारी 8 सीटें, वहां भी वोटर कम हुआ है। कानपुर के अंदर हमारी 7 सीटें, वहां भी वोटर कम हुआ है। आगरा में हमारी 4 सीटें, वहां भी वोटर कम हो रहे। पूरा मैं तो कह भारतीय ही रही जनता हूँ, पार्टी लखनऊ में भक्का सबसे उत्तर ज्यादा, प्रदेश फिर ही भगवा में प्रयागराज है। में, फिर वो बात कानपुर नहीं है, में, पर फिर वोटर गौतम बुद्ध अपडेशन एक नगर ग्रेजुअल में, प्रोसेस है। बुलंदशहर में, वाराणसी में, हर जगह आपको वोटर्स का नुकसान हो रहा है। अभी कितनी चिंता बढ़ेगी, नहीं, हमको मुस्कुराहट के नुकसान पीछे नहीं हो आप क्या रहा। जब छिपा रहे हैं? वोटर लिस्ट होती प्रदीप है प्राची भंडारी जी, जी, ये तो आप आंकलन करेंगे, लेकिन चलिए जवाब ले लेती हूँ अजीज खान साहब से। नहीं नहीं, वोटर अजीज, लिस्ट अपडेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसमें हमको नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, चलिए ठीक है। अजीज खान जी, मुस्कुरा तो आज आप भी रहे हैं। इस एसआईआर को लेकर, इस वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी शंकाएं आपकी पार्टी ने भी अजीज खान साहब को दिखाएं, आपकी पार्टी ने भी दिखाई थी, आपकी पार्टी ने बड़े बड़े सवाल उठाए थे। अब ये देखकर कि लखनऊ में 12 लाख, प्रयागराज में 11 लाख, अब चिंताएं खत्म हुई कुछ की नहीं, या अभी भी आरोप जस के तस है? देखिए प्राची जी, एक बात आप समझ लो कि सबसे पहली बात तो जो पासा है वो उल्टा पड़ गया। और ये प्रदीप जी जो है वो छिपाना चाहते हैं, लेकिन वो छिप नहीं रहा है। ये बात आप समझिए। हालांकि बहुत उम्मीद रही एसआईआर से, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने तो बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन सच है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को, हम सारे लोग मुबारकबाद देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी, कि हमारे कार्यकर्ता बहुत सजग रहे। आपने कहा, अभी प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि साहब चुनाव आयोग पर सवाल, देखिए पहले भी सवाल था और अभी भी है। चुनाव आयोग कभी सवाल के कटघरे से नहीं बच सकता, क्योंकि उसके कृत ऐसे हैं, उसने कारनामे ऐसे किए, ऐसे हालात पैदा किए हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या कोई भी स्टेट हो। आपने देखा कि एसआईआर कई प्रदेशों में हो रहा है, लेकिन स्पेशली 3 प्रदेशों में इसका चर्चा बहुत है। आपने देखा कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि यहां पर हालात कहीं ना कहीं विकट हुए हैं। बिहार में अचानक एसआईआर करके कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का वक्त रहा चुनाव का, और किस तरह चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट की। तमाम जो वहां के लोग थे वो बाहर काम कर रहे थे, तमाम तरीके की दिक्कतें थी, बहुत सारे नाम कट गए, और उसमें नाम क्या दिया गया? साहब घुसपैठिए। नहीं अजीज खान जी, आज आपके तर्क, आज आपके तर्क आपके आरोपों को बड़ा वीक कर रहे हैं अजीज खान साहब। एक तरफ आप कह रहे हैं, आप बधाई देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अभी आ रहा हूं मैं, भाई आपके कार्यकर्ताओं की बदौलत ही सही, लेकिन चुनाव आयोग ने बढ़िया काम तो कर दिया ना उत्तर प्रदेश में आपके लिए। मेरी बात तो मुझे नहीं कंप्लीट करने दें। बोले बोले बोले। वहां पे जो हालात पैदा हुए आपने देखा। आज आप देखिए बंगाल में किस तरह हाहाकार मचा हुआ है, वहां के हालात कितने विकट है। उत्तर प्रदेश में भी मैं आपको बताऊं, ये जो आपसी खींचतान है बीजेपी की, अरे मेरे भाई, क्या अब इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है? नहीं नहीं नहीं, प्रदीप जी नहीं। आप प्राची जी, आप तो यार इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और उसके साथ साथ बड़े एंकर रहे हैं देश के, कम से कम हम लोगों को मौका दिया करो। आज बोलने के लिए बहुत कुछ है अजीज खान साहब के पास, आज तो मुस्कुराहट नहीं जा रही है चेहरे से। नहीं, आज तो बोलने के लिए मैडम, प्राची जी बोलने के लिए मेरे पास हमेशा ज्यादा रहता है, बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन एंकर मौका ही नहीं देते। प्रदीप भंडारी जैसे एंकर थे तो मौका ही नहीं देते थे। आप तो मुद्दे पर आइए ना, आज कहाँ इधर उधर की बात कर रहे हैं? आज तो आप खुश हैं, आप खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो आज मुद्दे पर आ जाइए। आज तो कम से कम बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने ठीक काम किया है कि नहीं किया है। देखिए प्राची जी, मैं बताऊं, ये जो कुछ हुआ है ये आपसी खींचतान में, बीजेपी के आपसी खींचतान में शीर्ष नेतृत्व, यहाँ के नेतृत्व, वहां का नेतृत्व, और अभी थोड़े दिन पहले योगी जी ने ही बाकायदे भरे मंच पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, साहब 4 करोड़ वोट कट जाएगा, बचाओ। तो जो परिस्थितियां पैदा हुई वो इसकी वजह से पैदा हुई। अच्छा, अभी भी चुनाव आयोग को क्रेडिट नहीं देंगे? मैं यही कह रहा था, चुनाव आयोग ने तो जो करना था वो किया, और पता नहीं अभी आगे क्या करे, कुछ भरोसा नहीं है। अजीज खान साहब, तरीके से और मैनिपुलेशन क्या हो। अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं ने बड़ी सजगता के साथ एसआईआर का काम पूरा करवा दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव आयोग को क्या करना है, ना जाने क्या करेगा, ना जाने क्या करना चाहता। तो दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से आप संतुष्ट हैं तो कहिए कि भाई अच्छा काम किया चुनाव आयोग ने, या आप असंतुष्ट हैं तो कहिए जी हाँ हमारे मन में प्रश्न है, लखनऊ और प्रयागराज में इतने वोट नहीं काटने चाहिए थे। देखिए, मैं प्राची जी वही कंप्लीट कर रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा था, जो हमारे कार्यकर्ताओं के पास जो ताकत थी वो लगाया, उन्होंने बाकायदे फॉर्म भरवाया, सारी चीजें कराई। लेकिन अब आने वाले वक्त में आपत्ति और दावों का मामला है, अब वो टोटल चुनाव आयोग के हाथ में है।
भाई चुनाव आयोग जब इतनी निष्पक्षता से अरे काम तो नहीं वहां कर भी पा रहा आपत्ति और दावे है तो आपके परिस्थितियां पता हो बीएलएस सकती भी हैं। लगा सकते हैं कहीं और सर। ये काट फॉर्म ले, कहीं 6 कुछ भी जितना कर इनके सकता लिए है है। उतना आपके लिए भी है। अजीज खान जी, आज तो कम से कम कुछ पॉजिटिव बात कर देते। आज तो बीजेपी की खींचतान से अलग प्राची हटकर जी, आज तो कम से कम चुनाव 10 आयोग की सेकेंड। बात करते हैं, आगे के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन प्रदीप भंडारी जी। प्राची जी, मेरा निवेदन है मेरे भाई अजीज खान को, वो गाड़ी में बैठे हैं, जरा गाड़ी का दरवाजा खोलना अजीज खान जाए, और शो के बाद में जरा बाहर जाना और लोगों से पूछना किसकी सरकार बनेगी। बोलेंगे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने वाली है। मैं बड़ी बात कहूंगा, क्या आज के दिन आप कहोगे कि एसआईआर की एक्सरसाइज ठीक है? आज के दिन कहोगे कि पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज चुनाव आयोग ने करी निष्पक्ष है? कम से कम आज तो बोलो। ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी आपकी पट भी अपनी। कल तक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, आज अगर आप कह रहे हो कि एक्सरसाइज फेयर है तो ये मीडिया रिकॉर्ड कर ले स्टेटमेंट। फिर कल को जाके ये मत बोलना चुनाव हार गए तो इलेक्शन कमीशन की वजह से आ रहे, ईवीएम की वजह से आ रहे, धांधली हो गई, वोट चोरी हो गई, मतदाता छीन गया। असली बात यह है कि गाड़ी के अंदर से बाहर जब निकलोगे अजीज खान साहब, तो जनता बोलेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, इसीलिए आप चुनाव हारते हो। एसआईआर हो या ना हो उसकी वजह से चुनाव नहीं हारते। पर आपको भी मानना पड़ेगा कि जो मृत वोटर है, जो घुसपैठिया वोटर है, जो कहीं और मुंह हुआ है, उसका नाम हटाना वोटर लिस्ट से जरूरी है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है। एक स्वच्छ वोटर प्रदीप लिस्ट जी, उनके पास तो आज मौका है। अजीज खान साहब तो अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ कर रहे हैं, उनकी सजगता की तारीफ कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप आज क्या करेंगे? देखिए ना ये लिस्ट, गाजियाबाद 8,18,139 वोटर कट गए और यहाँ जीत का मार्जिन था 1,05,57 यहाँ था आपका जीत का मार्जिन। अभी कैसे समझाएंगे मुझे? काम नहीं किया क्या आपके कार्यकर्ताओं ने? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया प्राची जी, और जैसा बिहार में काम किया वैसे ही यही कार्य किया। और मैं आपको कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और अभी 1 महीने के अंदर क्लेम ऑब्जेक्शन है, तो हमारे कार्यकर्ता क्लेम ऑब्जेक्शन जहां उनको लगेगा डालेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वोटर घटे, इससे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं, हो? वो इससे लग रहा है ना। देखिए, आप ही ने कहा भाई, देखिए सुनिए, गाजियाबाद में आपका दबदबा, कानपुर में आपका दबदबा, प्रयागराज में आपका दबदबा, लखनऊ में आपका दबदबा, बुलंदशहर में आपका दबदबा, गोरखपुर में आपका दबदबा, और इन तमाम जगहों पर जब वोटर कटेंगे तो आप ही के ना कटेंगे ना प्रदीप भंडारी जी, किसी और के थोड़ी ना कटेंगे। जो 4-4 आधार कार्ड अजीज खान साहब ने बनाए थे लखनऊ के अंदर, वो स्पेसिफिक वोट बैंक वाली गलियों के, अब वो 4 की बजाय 1 ही बच गया है। तो हमारे वोट और बढ़ेंगे। अब हम लखनऊ में ज्यादा वोट मार्जिन से जीतेंगे, कानपुर में ज्यादा वोट मार्जिन से जीतेंगे, आगरा में वोट ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। तो इनकी चेहरे की हंसी के पीछे, खुशी के पीछे अंदर दर्द है, वो आपको नहीं बता पा रहे। जैसे अक्षय खन्ना अपने कार्यकर्ताओं को सही, लेकिन बधाई तो दे रहे हैं। पीछे आखिरी आप रुक जाए भंडारी जी, रुक जाए। आदिल हसन जी, वैसे इनके साथ भैया अजीज खान साहब तो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा अच्छा काम किया और इनकी खींचतान की वजह से जो अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, कम से कम इनके चेहरे पर तो खुशी है। आपके चेहरे पर खुशी है कि नहीं? ये जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, फेयर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं आदिल हसन जी? मैम, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को सीमांचल की आवाम, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, अमोर, बैसा की आवाम से माफी मांगना चाहिए कि पूर्णिया में आके 2024 में बोला था यहाँ घुसपैठ है। इनके जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री है, घुसपैठ बोलते थे। पूरा एसआईआर हो गया, एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ को नहीं दिखा पाए, एक भी नेपाली श्रीलंका को नहीं दिखा पाए। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को सीमांचल की आवाम से माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने झूठ की सौदागरी की। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मोतिहारी गए थे और बोले थे 2014 में आके कि मोतिहारी चीनी मिल का आकर हम चीनी मिल से खाएंगे, और आज तक चीनी मिल मोतिहारी का चालू नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री शुरुआत करें माफी मांगने का, क्योंकि झूठ सीमांचल को बदनाम किया था, सीमांचल जैसे अमन पर, जबकि वहीं का उनका दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, एमएलसी है वहां से, प्रदीप सिंह है वहां से, अररिया एमपी है, उनका खेमका जी एमएलए पूर्णिया से है, तारकिशोर जी पूर्व डिप्टी सीएम कटिहार से है। तो आकर सीमांचल को जो बदनाम करते थे, प्रधानमंत्री माफी मांगे। बार बार घुसपैठ बोलते थे, बीएसएफ का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है। मानते हैं अमित शाह जैसा को आईसीसी चेयरमैन बनाने में बिजी है, पाकिस्तान के साथ चुनाव हो गया ना, बिजी है, वहां तो चुनाव हो गया, वहां तो आपने जो मुद्दे उठाए, इनने जो मुद्दे उठाए, उस पर जनता ने वोट दे दिया है। आप थोड़ा आज पर आ जाइए, थोड़ा आज पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर बात कर लीजिए। आपके नेता जिस प्रदेश में अखिलेश यादव को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, वहां की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, आपने पढ़ी होगी, आपके नेताओं ने पढ़ी होगी, इस पर तो कम से कम बताइए ना, ये संतुष्ट हैं कि नहीं, फेयर लग रही है कि नहीं? मैम सुनिए, मैम देखिए, हम तो जहां पर चाहे भाजपा हो, गलत करेगी आवाज उठाएंगे, अखिलेश जी गलत करेंगे,
तो आवाज उठाएंगे। मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने का अधिकार ना अखिलेश जी को है ना किसी दूसरी पार्टी को है। आपने देखा कि जहां गलत हुआ हम आवाज उठाएंगे। अखिलेश जी के कार्यकर्ता है, अखिलेश जी के लोग हैं, मुसलमानों के मुद्दे पे बोलने में डरते हैं तो हम तो बोलेंगे ही। अखलाक के मुद्दे पे बोलने में डरते हैं, बोलेंगे ही। जो सच है वो बोलेंगे। एमआईएम का यही काम है। तो शुरुआत प्रधानमंत्री करे कि सीमांचल की आवाम एक सच और बोल दीजिए ना आदिल जी, दुनिया में हाई कोर्ट बेंच कब हो और सीमांचल के लोग से कब माफी मांगे। जी मुझे आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। अजीज खान साहब ने तो संतुष्टि जता दी है, प्रदीप भंडारी जी ने अपना मत रख दिया है। अब आप भी तो बता दीजिए, जिस वोटर लिस्ट के दम पर आप अखिलेश यादव को और बीजेपी वालों को चुनौती दे रहे हैं, वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आपको कैसी लग रही है? मैम सुनिए, अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उसकी जांच होगी और हम तो सत्ता में बीजेपी, हम बीजेपी को हराएंगे। अखिलेश जी से तो बाद में फरिया लेंगे, लेकिन पहले जो है, जो सत्तारूढ़, जो मगरूर पार्टी है, जो दूसरे अच्छा चले ठीक है। लगता है आज आपने पढ़ा नहीं है, आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पढ़कर नहीं आए, वरना बहुत सारे सवाल होते हैं आपके। जिस संभल का इतना शोर मचाया जाता है, मैं आपको बता दूं, सुनिए आदिल हसन जी, जिस संभल का इतना शोर मचाया जाता है वहाँ 3,18,601 वोट कुल कटे हैं। तो वो ये सब पढ़कर आ जाते तो थोड़ा चर्चा में मजा आ जाता है। रोहित अग्रवाल जी, किसके चेहरे पर आज सच्ची खुशी है और कौन वास्तव में मायूस है? कौन है जो चेहरे के ऊपर हंसी रखकर अंदर ही अंदर अपने गम को छिपा रहा है? देखिए प्राची जी, आपने बात की थी दबदबा, तो दबदबा तो है हर हिंदुस्तानी का, और हर हिंदुस्तानी को ये पूरा हक है कि वो अपनी सरकार चुने, ना कि एक ऐसी फर्जी सरकार जो निरंतर इन लगभग 3 करोड़ वोटर जो कटे हैं उनके दम पे चुनी जा रही थी। 2024 में बड़ा शोर मचा था यूपी के अंदर, अरे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। यही 3 करोड़ फर्जी वोटरों के दम पे तो नहीं जीते थे कहीं आप। तो स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी है आज कि जो विपक्ष कह रहा था वो जनता को गुमराह कर रहा था। जो विपक्ष निरंतर सिर्फ और सिर्फ शोर मचाने का काम कर रहा था वो जनता को गुमराह कर रहा था। आज वही विपक्ष जिसने सबसे ज्यादा एसआईआर के ऊपर आवाज उठाई, जिसने सबसे ज्यादा एसआईआर के ऊपर हाय हल्ला किया, आज वही विपक्ष कह रहा है जी हम तो, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा काम किया और हम तो उनका स्वागत करते हैं। अरे भाई, स्वागत तो आपको चुनाव आयोग का करना चाहिए आज, जिसको आपने पानी पी पी के कोसा, जिसको आपने सरकार का एजेंट बताया, जिसको आपने निरंतर नकारने का काम किया। तो आज तो आपको उसका कम से कम स्वागत करना चाहिए ना, कि निष्पक्षता से आज देश का लोकतंत्र जीतने जा रहा है। आज जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, कम से कम उसके अंदर जो एक एक व्यक्ति के 5-5 वोट, 6-6 वोट, 8-8 वोट थे, कम से कम उसको खत्म करने का काम किया गया है। कम से कम जिस तरीके से मृतकों के नाम पे फर्जी वोटर बन के और वहां पे वोट डाले आते थे और मेरा प्रत्याशी और तेरा प्रत्याशी करके वहां पे जीत घोषित की आती थी, उसको रोकने का काम किया गया है। आप अब कम से कम उत्तर प्रदेश में आप ये तो कह सकते हैं ना कि 2022 का चुनाव जीते हैं, इसी वोटर लिस्ट पर 2017 का चुनाव जीते हैं। आपको महज 2024 से याद रहा रोहित अग्रवाल जी? नहीं, 2022 के अंदर ये भी 111 सीटें पाए थे, और 111 सीटें अगर पाए थे तो हमारे हिसाब से इनको 111 सीटें नहीं पानी चाहिए थी, क्योंकि जो जिस तरीके का इनका क्रियाकलाप है और जिस तरीके से ये विपक्ष की भूमिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने का काम करते हैं, इतनी सीटें इनको मिल पाना मुझे लगता था असंभव है। हाँ बिल्कुल, हम साथ थे, इसीलिए हमने छोड़ दिया इनका साथ, इसीलिए हमने छोड़ दिया आदिल भाई इनका साथ, और आप भी इनके साथ नहीं हो। तो आप क्यों इनकी पैरवी कर रहे हो? आप क्यों इनके प्रवक्ता बन रहे हो? भाई आप तो इन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो 2027 में ना, और पानी पी पी के आपको कोस रहे हैं। हम उसके खिलाफ है जो बीजेपी की दलाली इतना उनके करता है। प्रवक्ता बन रहे हैं। आदिल जी की आवाज थोड़ा डाउन रखें, शब्दों की मर्यादा रखेंगे आदिल जी तो बेहतर होगा। मैं अच्छे से अपने शो को कनेक्ट कर पाऊंगी, तो थोड़ा शब्दों की मर्यादाओं को रखें तो बेहतर होगा। सवाल सिर्फ इतना है रोहित अग्रवाल जी, देखिए एक पॉइंट जो उठा दिया आदिल हसन जी ने, तब तो आप साथ लड़ रहे थे, इनकी जीतने की कामना कर रहे थे, आज अलग हैं तो वो 111 सीटें, 117 सीटें भी आपको गलत लग रही हैं। ये तो बेईमानी हो गई ना। प्राची जी चवन्नी रुक जाइए प्लीज, डाउन रखें आदिल जी। बेईमानी वो हो रही थी जो इन 3 करोड़ वोटरों के प्राची जी इस तरीके की भाषा शैली पे डिबेट करती है तो इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से मैं गाली गलौज करना जानता हूं। बोले मुझे लगता है हाँ
तो देखिए 3 करोड़ वोटर जो फर्जी तरीके से लिस्टों में दर्ज थे वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे थे। देश के अंदर किसी भी तरीके का फर्जी वोटर अगर वोट देता है तो वो सही मायने में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करता है। आज ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एनडीए की सरकार ने कम से कम ये पहल तो की है कि जो फर्जी वोटर थे, एक व्यक्ति के 4 वोट थे, उनको खत्म करने का काम किया है। राहुल गांधी जी आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ब्राजील की मॉडल लेके आए थे, 21 वोटर अजीज खान जी, एसआईआर का मकसद ये था कि भाई जो फर्जी वोटर्स हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं है, जो मर चुके हैं, जिनके एक जगह 4 कार्ड है, रुक जाएं रोहित अग्रवाल जी, उसको खत्म किया जाए। एक साफ सुथरी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आए जिस पर आप लोगों ने खूब हंगामा किया था, आपने खूब शोर मचाया था, लेकिन जब ड्राफ्ट लिस्ट आई है तो आपके पास एक शब्द नहीं है इसके खिलाफ बोलने के लिए। आप आज कोई सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं आज आप जनता को कि इतना शोर आप लोगों ने क्यों मचाया था, हंगामा क्यों बरपा था उस दौरान। देखिए प्राची जी, अभी रोहित जी ने कहा कि 3 करोड़ वोट के बदौलत समाजवादी पार्टी सरकार में आई। सरकार में कौन आई? 24 में सरकार में किसकी बनी और 22 में सरकार किसकी बनी, 17 में किसकी बनी, फिर छोड़िए। अब किस फर्जी वोट के आधार पे कौन चुना गया वो मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है रोहित जी को पता है। अब एक बात आप ये जानना चाह रहा हूं कि एसआईआर का विरोध समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। इससे पहले भी इलेक्शन होने के पहले रिवीजन होता है। क्या रिवीजन की जरूरत है? आपने डिबेट किया होगा, एसआईआर का विरोध मेरी बात रोहित जी किया है समाजवादी पार्टी। नहीं प्लीज प्राची जी जरूर इस तरीके से करें, झूठ परोसेंगे टीवी के ऊपर नहीं। आप झूठ नहीं परोस सकते, आप कहिए ना, अपनी गलती को मानिए और माफी मांगिए देश की जनता से। आपने गुमराह किया एसआईआर के ऊपर देश की जनता को, नहीं, आपने गुमराह करने का काम किया देश की जनता को, आपने अपनी ही जनता को, अपने ही कार्यकर्ताओं को झूठ परोसा। मैं तो खुद सुन रही हूँ रोहित जी, और मैं तो खुद हैरान हूँ कि आज बदले बदले से जनाब नजर आते हैं, सुर एकदम बदल गए। और मेरा सवाल ही भूल गए अजीज खान जी, तो मैंने तो सवाल आपसे पूछा था, मैंने सवाल आपसे पूछा था, इतना हंगामा बरपा था, इतना विरोध हुआ था, इतने आरोप आपने लगाए थे, लेकिन आज एक शब्द नहीं है अजीज खान साहब के पास कि इस ड्राफ्ट लिस्ट के बारे में एक बुराई कर सके आप। मैं वही कह रहा हूं, एक मिनट आप समझ लें। देखिए, हमने कहा इससे पहले भी रिवीजन हुआ है, इंटेंसिव नहीं हुआ है लेकिन रिवीजन हुआ है। तो क्या रिवीजन इससे पहले जो होता था या होता रहा है, क्या वोटर सारे फर्जी थे? नहीं, ऐसा नहीं था। सवाल यही है समाजवादी पार्टी का कि जो बीजेपी की नीयत हमेशा उसकी नीयत कटघरे में रही है। मैं फिर कह रही हूँ, आज आपके शब्द आपकी भावनाओं से बिल्कुल इतर जा रहे हैं अजीज खान जी, आज आपके शब्द ना आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल था, आज ऐसा क्या बदल गया? वो पार्टी जो पुरजोर विरोध कर रही थी, बार बार इस प्रोसेस पर सवाल खड़े कर रही थी, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही थी, ये जो वोटर लिस्ट मेरे हाथ में है, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मेरे हाथ में है, एक सवाल नहीं है अजीज खान साहब के पास इसके विरुद्ध में, ये बताइए ना। इसका मतलब अच्छा काम किया चुनाव आयोग ने। भाई बात तो देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग पर जो सवाल था वो आज भी खड़ा है, खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, अगर वोट इतने सारे कट गए, बीजेपी के वोट घट गए, तमाम तरीके की बातें हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग पर सवाल खत्म हो गया। आज सवाल बदल जाएंगे क्या? बीजेपी के वोट कट गए हैं तो क्या चुनाव आयोग ने आपके पक्ष में काम किया है, आपके दबाव में आ गया क्या चुनाव आयोग? नहीं, चुनाव आयोग ने तो अपना बढ़िया काम किया, बीजेपी के पक्ष में काम किया, लेकिन इनके आपसी खींचतान ने, इनके कार्यकर्ताओं में अरे अजीज खान जी, आज आप टोटली कंफ्यूज्ड हैं। आपको विरोध करने के लिए विरोध भी करना है, लेकिन विरोध करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। ये दिक्कत आ रही है, मैं समझ रही हूँ, कभी कभी होता है प्रवक्ताओं के साथ। 10 सेकंड मुझे दे दे, बात खत्म हो जाए बहुत जल्दी से, 10 सेकंड से बोले 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड बोले जल्दी बोले। देखिए, मैं ये कह रहा था कि चुनाव आयोग ने तो अपना काम जो करना था वो किया, बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश किया, लेकिन इनके आपसी खींचतान में, इनके कार्यकर्ताओं के खींचतान में, इनके कार्यकर्ताओं में रोष है, इसलिए वो आगे बढ़ करके नहीं आए और उन्होंने अपने वोट को नहीं जोड़वाया। एक बात समझिए, और सच ये है, कैलकुलेशन भी आपकी समझ में नहीं आ रही है मुझे अजीज खान साहब। अगर चुनाव आयोग चाहता और वाकई में इनके पक्ष में काम कर रहा था तो इनके कार्यकर्ताओं की भी जरूरत नहीं पड़ती, काम हो जाता बड़ी आसानी से। लेकिन आप देखिए, आपके कार्यकर्ता भारी पड़ गए। बोले आप प्रदीप भंडारी जी। अजीज भाई, इतना समय लेने के बाद में भी अपनी ये बता नहीं पा रहे दर्शकों को और जनता को कि ये चाहते क्या है। मुझे एक लाइन याद आती है, जो सिद्धांत मौसम देकर बदले
वही असली अवसरवादी होते हैं और वो अजीज खान है। आज मैं चाहता हूं कि अजीज खान एक काम करें। ये अखिलेश यादव ने कहा था, और मैं एग्जैक्ट डेट बताऊंगा, नवंबर 2025 में। और सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को मिसयूज कर रही है, जिससे असली वोटर को डिनाई किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी एसआईआर का विरोध करती है। रामगोपाल यादव कहते हैं हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, हम एसआईआर के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव कहते हैं एसआईआर एनआरसी है बैकडोर से। तो जरा मेरे भाई, जरा गाड़ी के बाहर निकलो, अखिलेश यादव को फोन करो और कहो, एक ट्वीट करे देश की जनता के सामने कि माफी मांगते हुए कि चुनाव की प्रणाली पर सवाल उठाया, देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाया, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी का समर्थन किया। आज अगर सच में उत्तर प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हो अजीज खान, तो माफी मांगनी चाहिए। आज कहो कि एसआईआर की एक्सरसाइज सही हुई, आज कहो कि चुनाव आयोग ने सही कार्य किया, आज कहो कि लोकतंत्र में विश्वास है। और कल जब चुनाव हारो तो कहो चुनाव इसीलिए हारे कि जनता के बीच में नहीं घूमे और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा कहना अजीज भाई, क्या अखिलेश यादव गलत है कि अखिलेश यादव सही है? जवाब दे दीजिए अजीज जी, बहुत छोटा देखिए, सा। बस यही मैं कह रहा हूं प्रदीप जी, इतना समझो, हमारे नेता पहले भी सही थे, आज भी और हमेशा सही रहेंगे, क्योंकि उनके मन में चोर नहीं है। इस बात समझिए, बस गए, चोर नहीं है बस उनके गए। मन में, कभी नहीं चोर है। अजीज और एक भाई, बात बस जानिए गए। कि एसआईआर की प्रक्रिया अजीज भाई, संदिग्ध रही है, आज हमेशा आप संदिग्ध जलेबी रही है। बना रहे हो राहुल आप गांधी देखिए जैसे बंगाल में फैक्ट्री क्या हो में। रहा है। आप सुनिए ना मेरी बात, अजीज अभी भाई, अभी सुनिए ना मेरा, बिहार में क्या अजीज हुआ, भाई, चेहरे उत्तर पर प्रदेश में अभी क्या होगा। इतनी अभी शिकस्त, एक महीने चेहरे का पर दावा इतना आपत्ति का मामला इतना है। अभी चुनाव टेंशन आयोग क्यों पता है? नहीं क्या करे, कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए एसआईआर पर अजीज सवाल है भाई, और हमेशा बना आज रहेगा। आप जलेबी ये बना रहे हो, खत्म नहीं जलेबी। हुआ है। ड्राफ्ट आ जाने के बाद ये आज नहीं है आप कि फैक्ट्री चुनाव में आयोग जलेबी कटघरे में बना रहे नहीं हो है, जैसे राहुल हमेशा गांधी कटघरे बनाते में हैं। रही और कटघरे में है। अच्छा ठीक है अजीज जी, बिल्कुल ठीक है, कटघरे में खड़ा करना तो अब आपके सामने मैं कह रही हूँ ना, आगे की पिच भी तो नहीं छोड़नी है ना, आगे नहीं, के लिए मैं मौका इनकी भी तो दुविधा नहीं समझ छोड़ना है। सकता लेकिन हूं। आज आप मुतमईन तो हैं, आप मुतमईन हैं, लेकिन आप तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़े करने, आगे के लिए गुंजाइश छोड़नी है। नहीं, चुनाव हारने अभी वाले तो हैं ना, अभी तो इसीलिए ऐसा ही तारीफ कर नजर आ पा रहा रहे है हैं। भाई, जब जिसको चुनाव नुकसान हारेंगे हुआ तो है, बोलेंगे जिसके चुनाव लिए आयोग आप की दावा वजह से कर हारे, रहे हैं, वो देश के प्रदीप लोकतंत्र भंडारी की जी वजह से यहाँ हारे, आकर ईवीएम चुनाव की आयोग वजह की से हारे। तारीफ कर रहे हैं और आप तारीफ भी नहीं कर पा रहे। रोहित अग्रवाल जी, अजीज खान साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है आपसी खींचतान की वजह से। ना आपके कार्यकर्ताओं ने काम किया, ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, अव्वल आ गए यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए वो खुश हैं। अच्छी बात है, इनको खुश रहना चाहिए, गफलत में इनको रहना चाहिए। और इसी गफलत के कारण तो ये 17-22 हारते चले आए हैं, 24 भी हारे थे वैसे ये, परंतु इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने कहा हम जीते हैं। तो परंतु अब मुझे लगता है 27 की भी तैयारी कर लें हारने की, और इसी तरीके से 47 तक हारते रहेंगे ये। मैं तो कहूंगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप ही जीतने वाले हो 27 में, तो भाई लड्डू का ऑर्डर अभी से दे दो, क्योंकि फिर बाद में शॉर्टेज हो जाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कम से कम अभी लड्डू खिला दो कि 27 में आप जीतने वाले हो। 27 में तो आप लड्डू खिला नहीं पाओगे, आप उस योग्य रहोगे नहीं। चुनाव भी आने वाला है, साल भर ही बचा है चुनाव के अंदर। तो ऐसी स्थिति में अजीज खान साहब को तो मुझे लगता है लड्डू बांट देने चाहिए आज कि एसआईआर की प्रक्रिया हो गई। कम से कम एक बार इतनी नैतिकता तो रखो कि जिस चुनाव आयोग को पानी पी पी के गालियां दी थी, उसके कम से कम एक बार माफी मांग लो ऑन एयर। कम से कम आपने अभी तारीफ तो करी थी चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसके लिए आपको भले ही पार्टी ऑफिस जाने के बाद डांट पड़े, परंतु कम से कम एक बार माफी भी मांग लो इसी डिबेट में। तो कि हाँ, देश की जनता से भी आप माफी मांग रहे हो और चुनाव आयोग से भी आप माफी मांग लो कि वो अपना काम कर रहे थे निष्पक्षता से, और आप उनको किस तरीके से कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे थे, किस तरीके से आप पानी पी पी के उसको कोसने का काम कर रहे थे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो सदन का मंच हो, और चाहे वो सड़कें हो। बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, बढ़त तो कम से कम बनाई ना। चाहे पानी पी पी कर कोसा हो, चाहे नैरेटिव चलाया हो, चाहे दबाव बनाया हो, लेकिन एक बढ़त तो बनाई ना कम से कम। इनके कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम कर लिया। मैं देख रही हूँ इनकी जो सीटें हैं, चाहे आजमगढ़ की बात करूं, चाहे मैं बात करूं कन्नौज की, जितने वोट इनके यहाँ कटे हैं उससे दुगने कटे हैं उन सीटों पर जहां आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की पार्टी जीतती है। प्राची जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी एनडीए को वोट देते हैं। अंदर की बात यह है, क्योंकि जो मत है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, और जो इनके यहाँ कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं ना आपको, जवानी कुर्बान गैंग,
उसमें से जो उनका परिवार है वो सब एनडीए को वोट देते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अगर इनकी दोबारा सरकार आएगी तो किस तरीके से अराजकता फैलेगी, अगर इनकी सरकार आएगी तो किस तरीके से गुंडागर्दी का राज होगा। अगर ऐसा तो ये होता खुद तो अजीज 24 खान में ये साहब भी हाल आप जानते लोगों हैं को कि ना हुआ इनके होता। परिवार का अगर वोट ऐसा भी होता- इनको नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो 22 में इतना नुकसान ना बीजेपी को हुआ होता, अगर वाकई में इनके कार्यकर्ता आपको वोट दिया 22 में करते। तो हम दूसरी बार सत्ता में आए, सत्ता में आए लेकिन सीटें कम हुई। आपकी समाजवादी पार्टी ने बढ़त अच्छी बना ली थी। गवर्नमेंट दी है, नहीं पूर्ण बिल्कुल बहुमत की बिल्कुल गवर्नमेंट बनी है। प्रदीप भंडारी जी, मैं तो इनकार ही नहीं कर रही, सत्ता में तो आए लेकिन अभी गिराने थे ना रोहित अग्रवाल जी, कितनी सीटें कैसे आ गई समाजवादी पार्टी की, तो इतनी सीटें भी ना आती नहीं, अगर अब तो इनके और कार्यकर्ता बढ़ेंगी, आपको क्योंकि वोट फर्जी वोट करते इनका हट तो। गया है। अजीज खान जी, ऐसा है क्या, जरा बता दीजिए एक बार, जो रोहित जी कह रहे हैं एक मन में शंका आ गई, देखिए, आपके कार्यकर्ता रोहित इनको जी- वोट तो नहीं करते, इसलिए खुश है नहीं, प्रदीप ठीक भंडारी बात जी कह के रहे हैं। कितने भी वोट कटे हो हमें वोट मिल जाएंगे। जी देखिए, रोहित जी ये कह रहे थे लड्डू खिलाने की बात, तो मैं तो सबसे पहला डिब्बा रोहित भाई के पास भेजूंगा और प्रदीप भंडारी जी के पास। ये लड्डू एडवांस में भेजे दे रहा हूँ 27 के लिए, मत करो, क्योंकि इंतजार इसमें करूंगा। निष्पक्ष तौर पे आज मैं मत करो, बता दूं, कांग्रेस ने वो गलती मैं करी थी इंतजार अजीज भाई भाई। लड्डू खाने की बात है यार। उसके बाद जाके भाई, वो लड्डू लड्डू नहीं खाना करूंगा। चाहते हो भाई, लड्डू ही की बात तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। चलिए ठीक, भाई, आज आप एक भी लड्डू हमारे आपको, साथी थे। देखिए लड्डू का आप डब्बा तो मेरे आपको साथी चुनाव थे आयोग और के बताने दफ्तर फिर आने भिजवाना कोई चाहिए बात अजीज थोड़ी खान है। जी, कि जिन्हें पानी लड्डू पी पी आपको कर खाने में कोस क्या रहे इतराज थे, है? आज उनके खिलाफ कुछ भी कहने के लिए है नहीं सिवाय रटा रटाया बयान कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं करता, हमें उन पर विश्वास नहीं है। खैर, मेरे पास इतना ही समय था इस डिबेट में। अजीज खान जी, रोहित अग्रवाल जी और आदिल हसन जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रदीप भंडारी जी मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि अब मुकाबला में समय हो गया है बहस नंबर 2 का। मुकाबला में आज बहस का दूसरा मुद्दा है टुकड़े टुकड़े गैंग रिटर्न्स का। दिल्ली का जवाहरलाल यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिर गया है। जेएनयू में फिर टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी दिखी है। 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। ठीक 10 साल बाद एक बार फिर जेएनयू में कुछ ऐसे नारे लगे हैं जिसने विवाद खड़ा कर दिया। इस बार जेएनयू छात्रों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खुदेगी की नारेबाजी की जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और उस शर्जील इमाम को लेकर जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उसके समर्थन में दिल्ली के जेएनयू में रात में वामपंथी छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खुदेगी की नारेबाजी करते हैं। अब मुकाबला में इसी पर होगी चर्चा। पहले आपको जेएनयू में जो नारे 2026 में सुनाई दिए 2016 वाले सुनवाती हूं। अब देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे कि जेएनयू एक बार फिर विवादों के साथ जुड़ी है। मुद्दा फिर से बड़ा संवेदनशील है। हालांकि जेएनयू का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है और जेएनयू ने अपने स्टेटमेंट में बड़ा साफ किया है कि इसी किसी भी तरीके के ऐसे स्लोगन से उनका कोई वास्ता नहीं है और विलफुल जिस तरीके से किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, ये सरासर गलत है। खास मेहमान इस मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ बने ही हुए हैं। इसके साथ ही साथ रणविजय सिंह जो कि आइसा के नेता हैं, लेफ्ट की बात रखेंगे, जेएनयू में नेता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सनी धीमान, पूर्व छात्र नेता जेएनयू, भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही साथ वैभव मीना इस वक्त हमारे साथ हैं, ये भी छात्र नेता हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। पूर्व संयुक्त सचिव हैं जेएनयू एसयू के। सभी का बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, 2016 में जिसको आपने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था उसका रिपीटेशन 2026 में हो गया। कमाल की बात यह, सरकार आपकी ही है। किया क्या आप लोगों ने? क्यों नहीं रोक पाते हैं ऐसे बयानबाजियों को? क्या कार्रवाई करते हैं या ऐसी क्या चूक आप लोगों से रह जाती है कि हिम्मत हो जाती है ऐसे नारे लगाने की? पहली बात तो कार्रवाई ऑलरेडी प्राची जी हो चुकी है और एफआईआर दर्ज करने की मांग जेएनयू प्रशासन ने कर दी है। पहले ऐसे 90% टुकड़े टुकड़े गैंग वाले थे जब कांग्रेस पार्टी का शासन काल था। इनका धीरे धीरे हम इलाज कर रहे हैं।
इन्हीं के बौद्धिक आतंकवादी शर्जील इमाम और उमर खालिद 5 साल से जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये 1% फसल बची है, ये 1% देश विरोधी फसल का भी इंतजाम हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। पर बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, आज आपका एक देशभक्त चैनल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्राची जी, क्या कोई आदमी अगर कहे कि भारत जम्मू कश्मीर से भारत को अलग करना चाहिए, क्या वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो सकता है? क्या कोई कहे कि चिकन नेक को हिंदुस्तान से अलग करना चाहिए, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो सकता है? वो देशद्रोही है। और अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेता जो कल तक इसका समर्थन कर रहे थे, अभी भी मौन क्यों है? क्योंकि वो मौन इसीलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की मौत की कामना करना, कब्र के नारे की बात करना और उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे देशद्रोहियों का समर्थन करना, 2016 वाले आज बड़े बड़े नेता बन गए, 2016 वाले आज बड़े बड़े नेता बन गए, 2026 वालों पर एफआईआर की मांग तो है भाई, एफआईआर कर तो रहे हैं, एफआईआर की मांग तो है, लेकिन कदम आप लोग क्या उठाते हैं, रोक क्यों नहीं पाते हैं ऐसी चीजों की? सवाल ये है, यही कांग्रेस के नेता भी सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से कि जब इतना ही आप लोगों को बुरा लग रहा है तो बंद करवाइए ना, ये सब करवा दिया, एफआईआर कर दी, जेल जाएंगे। पर कांग्रेस के नेता जरा इसके खिलाफ बोल के बताएं, जरा एक बार कांग्रेस का एक नेता राहुल गांधी ने इसके खिलाफ बोला है क्या? यहाँ पे कांग्रेस पार्टी तो कल समर्थन कर रही थी, हुसैन दलवी कह रहे थे बेचारे बच्चे, इनको छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस के किस नेता ने उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ बोला? एक नेता का बयान दिखा दीजिए आप। चलें ठीक है, रणविजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास चल लेते हैं। वो कल खुद इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, वही मुझे समझाएंगे कि इस प्रोटेस्ट में आखिरकार ऐसा क्या हो गया। रणविजय सिंह जी बताइए जरा, ऐसे प्रोटेस्ट जहां पर आप अपनी मांग रखते हैं, स्टूडेंट्स अपनी मांग रखते हैं, उन प्रोटेस्ट में नारों की जरूरत कहां से आन पड़ी? ये देश विरोधी नारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, इतनी जहरीली सोच कहां से आई? पहली बात तो आपने जो पहले इंट्रोड्यूस किया कि एक जो स्लोगन लगाया गया भारत के टुकड़े, आप इसको साबित कर दीजिए तो इसके बाद हम बात करेंगे। दूसरी बात कि आप पूरा मीडिया जो मिल के पूरे देश भर में जेएनयू को जो बदनाम किया, आज लगभग 10 साल होने को हैं, एक भी जो है प्रूफ उसका जो है साबित नहीं हुआ है कि कौन स्लोगन लगा हुआ है। और यही लोग जो है जो पूरा बदनाम किए, आज तक भी कुछ भी नहीं हुआ उसका। लेकिन पूरा देश में जेएनयू जो है टुकड़े टुकड़े गैंग, अब चूँकि पार्लियामेंट में पूछा गया था, अमित शाह ने बोला है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये एक तो जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है गृह मंत्री जी ने, जो चल रही है वो एक नहीं सुनिए दूसरी बात पहले सुनिए, देखिए मुझे कुछ साबित करने की जरूरत है नहीं, जो मैंने सुना है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। प्राची जी पहले अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेकर कब्र खुदेगी बोला जाएगा तो मैं सवाल ना पूछूं क्या? कल वाली बात पे आते हैं प्राची जी। हाँ बोले प्राची, एकदम पूछिए आप। हाँ बोले। कल जो इंसिडेंस हुआ है, कल 5 जनवरी थी, 5 जनवरी 2020 को जेएनयू के अंदर घुस के पूरे हॉस्टल को डैमेज किया गया था। साबरमती हॉस्टल को एबीवीपी के लोग घुसे थे पूरे कैंपस में। आप देखिए, आपके पास वीडियोस भी होंगे 2020 के, आप उठा लीजिएगा। टीचर्स को मारा गया है। ऐशी घोष जो उसमें प्रेसिडेंट थी, उनका सर जो है रॉड से मार के तोड़ा गया था। ये सब इंसिडेंट्स हुआ था। उसी की याद में आप देखिए जेएनयू का एक चैनल है, उस पर संडे को एक पोस्टर वहाँ पे जारी हुआ है कि हम लोग एक विजिल करते हैं, हर साल करते हैं। कल भी एक विजिल रखा गया था कि ये सब जो इंसिडेंट्स हुआ है उसको याद में अभी तक जो है कोई भी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई है। ठीक है, अभी जो कोमल शर्मा जो बाहर हैं, जो विजय सिंह जी आप किस मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? इस पर तो मैं सवाल खड़े नहीं कर रही। प्रोटेस्ट करना आप लोगों का अधिकार है, लेकिन उस प्रोटेस्ट का जो तरीका है, उस प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, उस प्रोटेस्ट में जो नारेबाजी की जा रही है, सवाल मैं उस पर कर रही हूँ। बोलने नहीं दीजिएगा। बोलिए ना, मैं तो सुनना ही चाह रही हूँ। आइए तो कम से कम उन नारेबाजी पर। हम यही बोल रहे हैं कि ये पूरी पुलिस जो है, पूरी सब कुछ मिल के जो बचा रहा है अपने लोगों को, जो 200 लोग इस कैंपस के अंदर आउटसाइडर और इनसाइडर जो मिल के जो घुसे थे, पूरे कैंपस को जो है यहाँ खौफ का मंजर जो क्रिएट किया गया और तोड़ फोड़ हुई, और उसमें बहुत सारे लोग जो है उसमें अपनी बात रखे हैं। आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। रणविजय जी मुझे ये बताइए ना, आपको ऐसा क्या रोक रहा है कि कल हुए नारेबाजी को या कल हुए प्रोटेस्ट को लेकर आप 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि जिन लोगों ने ये आपत्तिजनक नारेबाजी की है वो सरासर गलत है? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या उन नारेबाजियों का समर्थन आप करते हैं?
क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ ऐसी शब्दावली, ऐसे नारेबाजी का इस्तेमाल होना जरूरी है? एक बात बोलिए कि अगर हम बोलते हैं राहुल गांधी मुर्दाबाद, तो क्या ये स्लोगन सही है? बिल्कुल सही नहीं है, नहीं बोला है, बिल्कुल सही नहीं है रणविजय सिंह जी। मुर्दाबाद किसी को आप ये कंपैरिजन मत करिए और ये वॉट अबाउटरी में मत जाया करिए सर। सुनिए, ये वॉट अबाउटरी में मत जाया करिए। अभी जो दिख रहा है उस पर सवाल, उस पर जवाब दीजिए ना मुझे। आप लिंग्विस्टिक्स के आप स्टूडेंट से आप मिलिए, आपको जो है ये बता अरे देंगे। मुझे जिससे मिलना है मैं मिल लूंगी। अभी जो वीडियो है उसके आधार पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन आप इतने असहज हो रहे हैं कि उस पर जवाब नहीं दे पा रहे। अरे उस पे हमको बात ही नहीं करना। क्यों नहीं बात करनी है आपको? ये कुल मिला के जो क्यों नहीं बात करनी है आपको? नहीं, क्यों नहीं बात करनी है आपको? पूरा जो चेंज, अरे क्यों नहीं बात करनी है आपको? पूरा मुद्दा जो चेंज किया जा रहा है आपके हिसाब से नहीं होगा ना। आप जब चाहेंगे आपत्तिजनक नारेबाजी कर लेंगे और फिर कहेंगे हमें बात नहीं करनी है। ऐसे नहीं होता है रणविजय सिंह जी। ये देश कानून से चलता है, लॉ से चलता है। बताइए तो क्या? और हर संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना आपत्तिजनक है? नहीं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, सुनिए रणविजय सिंह जी सुनिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग चीज हैं। आपको सुनना होगा पहले, आपको सुनना होगा पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद स्टूडेंट हैं, वहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? समर्थन कर रहे हैं आप उन नारों क्या? वहाँ पे पहली बात तो एक नैरेटिव आप लोग जो चला राजी जी, आर्य भंडारी रखने दीजिए, एक बात रखने दीजिए। बोलिए ना, बोलिए। आप चाह रहे हैं जो आप चाहेंगे वही हम बोलेंगे। मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। हाँ बोले। हम कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, उनका सर फोड़ा गया। हम उसके लिए वहाँ पे हम हर साल उनकी याद में कि जो है अरे प्रोटेस्ट करिए रणविजय सिंह जी, लेकिन आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये प्रोटेस्ट ही बदनाम होगा, जिस पर आप बोलने से बच रहे हैं, जिस पर आप बोलने से बच रहे हैं। भाषा का आप बोलने से बच रहे हैं उस पर। वैभव मीणा जी, भाषा का काम लिंग्विस्टिक स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए। वैभव मीणा जी रुक जाइए, मुझे किसी से नहीं पूछना। मुझे जो वीडियो दिख रहा है मैं उस वीडियो के आधार पर सवाल पूछ रही हूँ, जिस पर आप जवाब देने से बच रहे हैं। ऐसे नहीं होगा ना। आप सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करिए, लेकिन आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल मत करिए। वैभव मीणा जी आवाज डाउन करिए। वैभव मीणा जी, देखिए इनकी बौखलाहट है। इस बौखलाहट में इन्होंने जो कल कॉल दिया गुरिल्ला ढाबा का, जो एक नक्सली के प्रतीकात्मक रूप में उस तरह का एक विरोध प्रदर्शन का इनका तरीका जो होता है, तो उसमें इन्होंने उमर खालिद और शारजील इमाम के फोटो लगाकर जिस तरह से आमंत्रित किया अपने लेफ्ट के कैडर्स को, और वहां जिस तरह से मोदी शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर आरएसएस एबीवीपी की कब्र खुदेगी, तो इनकी पूरी बौखलाहट थी। जिस तरह से नक्सलियों का सफाया हो रहा है, नक्सली लेफ्टिस्ट इस साफ हो रहे हैं, सरकार जिस तरह से उनके पीछे है। आवाज मेरी? जी बोले। मीणा जी आ रही है आपकी आवाज, बोले। सुन पा रहे हैं? जी बोले। ठीक है, मैं वैभव जी आपके पास लौटूंगी। आपसे संपर्क मेरा शायद टूट गया है। डॉक्टर सनी धीमान जी आपके पास में आ रही हूँ। आप ही मुझे बताइए, ऐसे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी प्रोटेस्ट में, क्या ये सही है? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरीके की कामना करना, क्या ये सही है? देखिए, आप जिससे बात कर रही हैं उसने 13 अक्टूबर 2016 में नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया रावण बनाकर, और इन्हीं नारों का इस्तेमाल किया। और मैं आज बोलता हूं कि इन नारों से कोई समस्या खास नहीं है, क्योंकि ना जेएनयू का कोई छात्र, ना इस देश का कोई एक सम्मानित नागरिक, समझदार व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी जो भारत के संवैधानिक पद पर बैठा है उसको मारने की कोई प्लानिंग करेगा, ना इच्छा करता है। हम चाहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिए, 1000 साल जिए, लेकिन बात यह है कि नारों पे चर्चा मत करो कि नारे शोर है। ये देखो शोर के नीचे ढका क्या जा रहा है। अभी महाराजा रंजीत सिंह के राज में वो जब न्याय करते थे, क्योंकि वो एक आंख से ही देख सकते थे, तो एक आंख से वो न्याय देते थे, ना काला ना गोरा, ना हिंदू ना मुस्लिम, सबको बराबर देखते थे। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, आप जिस प्रकार से जेएनयू के इस प्रकरण को राष्ट्रीय स्तर पर लगा रहे हो, भाई प्रधानमंत्री पे के या होम मिनिस्टर के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से तथ्यों को कोर्ट में रखा है उसके आधार पर जी, मैं अभी रणविजय को भी यही समझा रही थी और मैं आपको भी यही समझा रही हूँ। प्रोटेस्ट करने का अधिकार आप सभी को है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कब्र खुदेगी के नारे लगाने का अधिकार आपको नहीं है।
आप देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ये गलत है। मतलब क्या होता है? ये गलत है। आपको पता है मुर्दाबाद का मतलब क्या बिल्कुल होता है? मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। और मुझे पता है एक महीन लाइन होती है, मुझे पता है एक महीन लाइन होती है अपने प्रोटेस्ट में अपनी बातों को रखने में और किसी की मौत की कामना करने में। आरएसएस मुर्दाबाद। सुनिए ना धीमान जी, बेवजह के तर्क मत दीजिए, बेवजह के तर्क मत दीजिए। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात आप करेंगे और आप कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है। मैं नारों के शोर की बात ना करूं, इसके पीछे जो दबा हुआ है उसकी बात करूं। क्या दबा हुआ है इसके पीछे? अब आप क्या दबा हुआ है इसके पीछे? किसी की कब्र खोदने की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब, चलिए मुझे समझाइए क्या मतलब है इसका। देखिए, हम ना फावड़े से कब्र नहीं खोदते, हम कलम से खोदते हैं, अपने नारों से खोदते हैं। और किनकी खोदते हैं? हम विचारों की बात करते हैं, क्योंकि व्यक्ति आएंगे और जाएंगे, विचार रहते हैं। जिन विचारों को बीजेपी आरएसएस मोदी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आरएसएस जो अंग्रेजों की गोदी में बैठने वाले व्यक्ति हैं, वहां से आते हैं। हम तो अंग्रेजों के खिलाफ भी यही नारे देते, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद। अंग्रेजों के खिलाफ आप जब ये बयान, आप जब ये नारेबाजी करते होंगे ना, वो ठीक है। मैं कह रही हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में कब्र खोदने की नारेबाजी करने का अधिकार धीमान जी आपको नहीं है। और अगर नारों के पीछे छुपी भावना को मुझे समझना है तो आप समझाइए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी या अमित शाह कब्र खुदेगी या किसी भी देश के नेता की कब्र खुदने की बात होती है तो उसका मतलब क्या है, मंशा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सीधा सीधा मारने की धमकी देंगे? आप नारों पे जितनी चर्चा आप नारों पे करेंगे उतना ही हम इंदौर में जो मारे गए बच्चे हैं उनसे हमारा ध्यान हट जाएगा, क्योंकि जवाबदेही किसी की तय नहीं हुई। वहां बच्चे मारे गए, देश के सबसे साफ शहर की हालत है, तो सोचो और शहरों में क्या चल रहा होगा। क्योंकि आप नारों पे चर्चा कर रहे हैं, जवाबदेही मैं तो दोनों मसलों पर चर्चा करती हूँ ना, मैं तो दोनों मसलों पर चर्चा करती हूँ, लेकिन धीमान साहब सिर्फ वही देखते हैं जहां उन्हें फायदा होता है। अब कब्र खुदेगी का मतलब समझा नहीं पाएंगे तो इंदौर चले गए। 9 साल पहले मैं तो इंदौर पर भी सवाल पूछती हूँ और मैं तो इस पर भी सवाल पूछूंगी कि कब्र खुदेगी का मतलब क्या है? कब्र खुदेगी का मतलब क्या है? मैं तो इस पर भी आपसे सवाल पूछूंगी, मैंने तो इंदौर पर भी सवाल पूछे थे। अब इसे एक बट और किसी और मुद्दे के साथ लपेट कर पेश करने की कोशिश मत करिए धीमान जी, और इसे जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए इस पर। इन लोगों का आरोप ये है कि आपके भेजे हुए लोग थे। रुक जाए धीमान जी। प्राची जी, मैं सीधी बात पूछ रहा हूं। शर्जील इमाम एक देशद्रोही है। वो कलम की बात करता था, उसने क्या कहा कि चिकन नेक को देश से अलग कर देना चाहिए। क्या यहाँ पे शर्जील इमाम को देशद्रोही कह सकते हैं? ये उमर खालिद एक देशद्रोही है जो कह रहा था कि उमर खालिद कहता है कि जम्मू कश्मीर को भारत ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। क्या उसकी सजा जेल नहीं है? क्या उसके खिलाफ खुलकर बोल सकते हो? जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी उमर खालिद और शर्जील इमाम की, उसके बाद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की कब्र खुदने की बात करते हो, कब्र खुदने की बात करते हो। क्यों? क्योंकि नक्सली 100 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा सब 2 डिस्ट्रिक्ट में रह चुके हैं। ये इनकी सोच है, ये मेरे को इसका विरोध है। अरे राजनीतिक विरोध करना है करो, इन सबके पीछे कांग्रेस पार्टी है। मेरे मित्र, मेरे यहाँ पे जो पैनल पे बैठे सनी दीपन, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर रह चुके हैं और इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रमोशन तभी मिलता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ मारने की बात करो, जब अर्बन नक्सली सोच वाले शर्जील इमाम और साथ में उमर खालिद के पक्ष की बात करो। इसीलिए राहुल गांधी शांत है। 2016 के अंदर राहुल गांधी जाते हैं और इसी तरीके के बयानों का समर्थन करते हैं। सुबोध कांत साय कहते हैं नरेंद्र मोदी की हिटलर की मौत मरेगा, सोनिया गांधी मौत का सौदागर की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदीप भंडारी जी, ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं? आप भी तो कहाँ देश को बताते हैं ना, एक FIR दर्ज होने के बाद बस उस पर हल्ला होता है और बयानबाजी होती है। आप कहाँ रोकते हैं ऐसे लोगों को? रुक जाए धीमान जी, रुक जाए धीमान जी, धीमान जी, रुक जाए धीमान जी, बोले प्रदीप जी। मैं कह रहा हूं कि 5 साल से शर्जील इमाम और उमर खालिद जेल की सलाखों के पीछे पड़े ये देशद्रोही। इससे बड़ी कार्रवाई क्या? अगर कांग्रेस पार्टी होती तो इन पे हार और फाला मूड चढ़ाती। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो इनको मंत्री बना देती। इनमें और हम में ये फर्क है। इतना ही समय था प्रदीप भंडारी जी मेरे पास। धीमान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने पहले जस्टिफाई किया इन नारों को और जब प्रदीप भंडारी जी बोल रहे हैं तो आप फिर उनके बीच में लगातार बोल रहे हैं। इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।